गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कपिल मेड़ा। हम पढ़ने जा रहे कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियां और प्रभाव। आइए जाने। हम जानेंगे दोहरा प्रशासन प्रबंधक से क्या असर है, रेगुलेटिंग एक्ट एवं पीट इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक नीतियां एवं उसके क्या दुष्परिणाम हुए थे। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं आगे। कर्नाटक युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी को भारत के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कर्नाटक युद्ध के समय अपने प्रतिद्वंदी मतलब जिससे लड़ने वाले थे फ्रांसीसी कंपनी को भारत के बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्लासी और बक्सर के युद्धों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल साम्राज्य पर दबदबा स्थापित कर लिया। इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिल गए, मतलब पूरी तरह से उनके अधिकार आ चुके थे। अब वे व्यापार से प्रशासन बने, व्यापारी से प्रशासक बन गए। कंपनी की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो गई और दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके दक्षिण भारत को अपने अधिकार में ले लिया। वह धीरे धीरे युद्ध करते गए और अपने आप को अपने यहाँ पे प्रशासक बनते गए और अपने राज्य में मिलाते गए। अर्थात 1857 ईस्वी तक संपूर्ण भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। वो धीरे धीरे सबको अपने अधिकार में लेते गए, कुछ नीतियां बनाते गए और धीरे धीरे करके वे संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाते गए। 1857 तक पूर्ण स्थायी और अस्थायी तौर पर उनका अधिकार हो चुका था। इस प्रकार लाभ कमाने वाली व्यापारिक कंपनी ने भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया, सत्ता प्राप्त कर ली, राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, और उसका फायदा अच्छे भले प्रकार से उठा करके और वो यहाँ के राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर क्या बन गए, सत्ता प्राप्त कर ली, हमारा भारत उन्होंने अपने अधीन कर लिया। इस कंपनी के कर्मचारी का मूल चरित्र वही एक व्यापारी तथा दलाल का बना रहा, जिसे वो शासक तो बन गए, फिर भी उनका व्यवहार कैसा बना रहा, व्यापारी और दलाल का बना रहा कि हम किसी भी तरह से लाभ कमा सके। जो प्रशासक के अक्षम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक योग्यताओं से भी दूर थे, मतलब उनमें कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी वे इसके अधीन होकर कार्य कर रहे थे, इसमें काम कर रहे थे। कंपनी द्वारा नियुक्त अब तक के कर्मचारी अर्धशिक्षित, अदूरदर्शी, बेईमान और धन के लालची थे। जो भी कार्य कर रहे थे कंपनी में वे सब क्या थे, लालची थे। उनको कुछ ज्ञान नहीं था, न उनको दूरदर्शी था, मतलब कि किस समय उनको क्या काम करना है उसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब आते हैं बंगाल के दोहरा प्रशासन प्रबंध पर। बंगाल का दोहरा प्रशासन प्रबंध, दोहरे से आपको पता ही चल रहा है, दोहरा प्रशासन मतलब बोलना क्या और करना क्या, एक नियम नहीं दो नियम, एक नियम लगाकर दो नियमों को चलाना। उन्होंने दीवानी के अधिकार मिल जाने पर कंपनी ने बंगाल के समस्त राजस्व पर अधिकार हो गया था। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला ने बंगाल के निजामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए, किंतु अपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पूरा अपने अधीन कर लिया लेकिन उसका दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं थे। वह केवल सेना तथा कोस्ट पर अपना अधिकार रखना चाहती थी। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्वाइल था। वह जानता था कि कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह साथ दीवानी तथा निजामी के कार्य देख सके, मतलब वह सेना का कार्य भी देख सके और देश को भी देख सके। निजामत के जैसे जो भी लोगों को कुछ परेशानी आ रही है, कुछ जो भी खाना पीना है, सबको जुटाना है, उसको देखना, तो उनके पास क्या था, निजामत के कार्य किसे दे दिए गए, क्वाइल ने काफी सोच समझ कर निजाम का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया कि ये देश के लोगों को ये देखेंगे और हम क्या देखेंगे, केवल सेना को और इतना उत्तरदायित्व सेना का और कोष, सेना और कोष मतलब धन का हम देखेंगे और सेना को हम देखेंगे, बाकी का कार्य कौन करेगा, बंगाल के नवाब। इस प्रकार से उत्तरदायित्व ले लिया। निजाम अर्थात शासन करना, निजामत का मतलब है शासन करना, के मतलब जनता पर शासन करना।
लेकिन जनता पर शासन कब होगा? जब उनके पास धन होगा या उनकी पूर्ति कर पाएंगे। शांति व्यवस्था तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, शांति व्यवस्था को भी देखना है और जो बाहर से कोई आक्रमण करता है उसको भी देख के उससे हमको बचाना है। और फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के पास रहा, बंगाल के नवाब के पास फौजदारी का कार्य रहा और निजामत का कार्य उनके पास रहा। राजस्व भूमि कर वसूलने के लिए कंपनी ने रजा खां और सीताब राय को नियुक्त किया। रजा खां को बंगाल का, सीताब राय को बिहार का नवाब नियुक्त किया। रजा खां को बंगाल का और सीताब राय को बिहार का नवाब दीवान नियुक्त कर दिया। प्राप्त स्वरूप राजस्व से निजामत का व्यय, बंगाल के नवाब का खर्च और मुगल सम्राटों को पेंशन देने के बाद शेष राशि कंपनी के कोष में जमा की जाती थी। इस प्रकार बंगाल की शक्ति कंपनी तथा नवाब के बीच विभक्त हो गई। इसी को बंगाल का दोहरा प्रशासन कहते हैं। मतलब कि जो टैक्स आएगा उसका आधा पैसा किसके पास जाएगा? निजामत के कार्य में लगेगा और बाकी जो बचता है वो पैसा जाएगा कंपनी के खाते में। तो इस प्रकार के शासन से वे दोहरा शासन उन्होंने चलाया और प्रबंध दोहरा प्रशासन कहलाया। दोहरे प्रशासन के दुष्परिणाम देख लो। अब दोहरा प्रशासन के दुष्परिणाम, अब इन लोगों ने दोहरा प्रशासन चलाया। आपको भी पता होगा दोहरा प्रशासन क्या होता है कि दो तरफा नीति का उपयोग करना। बंगाल की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में थी किंतु वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त थी। बंगाल की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में थी किंतु वे अपने उत्तरदायित्व से मुक्त थे। मतलब कि उनके पास सारी शक्ति थी लेकिन उनको कुछ भी कार्य नहीं करना था। वो मुक्त थी उत्तरदायित्व के, उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता था कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था परंतु उसके पास न तो शक्ति थी और न ही धन था। जब उन्हें नवाब को दे दिया था कि आपको उसका उत्तरदायित्व संभालना है, लेकिन इसके पास न उनके पास धन था और न ही शक्ति थी कि वे उससे उनका भरण पोषण कर सके या उसको अच्छे भली प्रकार से संचालित कर सके। परिणाम स्वरूप बंगाल के दोहरे प्रशासन ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। इस कारण से बंगाल की जनता क्या हो गई? कष्टों में आ गई है। द्वैत शासन के कारण बंगाल की कृषि, उद्योग और व्यापार सभी कुछ नष्ट हो गए। धीरे धीरे सब नष्ट होते गए। साधारण जनता दरिद्रता और कंपनी के अत्याचारों से पीड़ित हो गई। दरिद्रता मतलब गरीबी के मार्ग पे चली गई और अत्याचार, कंपनियों द्वारा उन पर अत्याचार किए जाने लगे, प्रताड़ित किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में हाहाकार मच गया। सन 1772 ईस्वी में कंपनी द्वारा वारेन हेस्टिंगर को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। उन्होंने दोहरे प्रशासन की कुप्रथा को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। फिर लोगों ने हाहाकार मच गया और फिर वारेन हेस्टिंगर को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उन्होंने इस दोहरे प्रशासन को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया और निजामत तथा दीवानी के अधिकार प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिए और सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए। बंगाल के नवाब पर पूरी तरह से पेंशन का बना दिया। बंगाल के नवाब को पूरी तरह से पेंशन का बना दिया, मतलब उनको पेंशन दी जाने लगी उनके जो भी कार्य थे उस कारण से, और बाकी सब अधिकार उन्होंने अपने अधीन ले लिए और जनता में थोड़ा सुधार आने लगा। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, अभी हम 72 तक पढ़ रहे थे, अब हम 73 पे आ गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी। ईस्ट इंडिया स्वतंत्र मतलब आजाद कंपनी थी जो आजादी के काम से व्यापार करती थी। कंपनी के कार्यों का संपूर्ण प्रबंध एक संचालक समिति करती थी। यही समिति कंपनी के कर्मचारी को नियुक्त और पदच्युत करती थी, मतलब उनको नौकरी पे रखना, नहीं रखना, नियुक्त करना, जो भी उनका कार्य करती थी। कंपनी ही व्यापारिक नीति निर्धारित करती थी, सभी कार्य कंपनी करती थी। सेनाओं की व्यवस्था करती थी और विदेश नीति को निर्धारित भी कंपनी करती थी। परंतु सन 1757 ईस्वी के बाद कंपनी का मूल चरित्र बदल चुका था। उसका मूल चरित्र बदल चुका था। इंग्लैंड की सरकार कंपनी के कार्यों के अनभिज्ञ बनी रही, मतलब वो कुछ जानती नहीं ऐसी बनी रही, और बंगाल की लूट, वहां के कानून व्यवस्था और कर्मचारियों के अत्याचारों से पीड़ित बंगाल की जनता की जानकारी उसको थी। बंगाल के दोहरे प्रशासन प्रबंध किस प्रकार बंगाल की व्यवस्था को तहस नहस किया था इसकी जानकारी भी थी। अपार धन संपदा जमा करने के बाद कंपनी के वित्तीय
अपार धन कमाने के बावजूद भी कंपनी की वित्तीय स्थिति संकट में थी। इससे ब्रिटिश शासन को लगा कि भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो कार्य करने वाले कंपनी में कार्यरत व्यक्ति थे, जो वो क्या थे, उनका चरित्र अच्छा नहीं था। वो केवल लाभ कमाना चाहते थे। उन्होंने अपने स्वयं के लाभ के कारण कंपनी को नुकसान में डाल दिया। इन्हीं सभी बातों पर विचार करने के बाद ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसे 1774 ईस्वी में लागू किया गया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, बनाया गया इसे, और इसको लागू 1774 ईस्वी में किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान, इसके प्रावधान क्या थे, ये क्यों बनाया गया? इसके प्रावधान, रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक प्रावधान किए गए। इस एक्ट के द्वारा एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। अभी तक बंगाल, मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा उनकी स्वतंत्रता प्राप्त की गई। बंगाल का गवर्नर बंबई तथा मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल ने सैनिक तथा असैनिक शासन का स्वामी बनाया गया। सैनिक और असैनिक का शासन बना दिया गया। इससे युद्ध एवं संधि करने के लिए अधिकार दे दिए गए। मतलब इसको युद्ध भी कर सकता है और समझौते भी क्या अधिकार दे दिया गया कि आप आपकी मर्जी से समझौता भी कर सकते हैं और युद्ध भी कर सकते हैं। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का संचालन मंडल का नियंत्रण रखा गया। मंडल नियंत्रण रखा गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का संचालन मंडल नियंत्रण रखा गया, मतलब इसका नियंत्रण किया जाने लगा। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक्ट के अनुसार कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऊंचा वेतन दिया जाने लगा और उनके द्वारा उपहार, भेंट आदि लेने तथा व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी गई कि वे व्यक्तिगत कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते थे, केवल वे कंपनी के कार्य करेंगे और उन्हें वेतन दिया जाएगा उनके कार्यों के लिए। एक्ट में कमियां, ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों में प्रथम हस्तक्षेप था। इसके द्वारा कंपनी की कार्य प्रणाली सुधार की संभावना थी, परंतु जल्दी ही इसके कई दोष भी सामने आने लगे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में सदैव झगड़े होते रहे। इसमें दोष ये है कि उनमें गवर्नर जनरल में और परिषद में झगड़े होते रहे। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था। कोई भी निर्णय ले पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा था उनके लिए। गवर्नर जनरल की स्वतंत्रता बाधित हो गई। सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित कर दिया गया, मगर उसका अधिकार क्षेत्र निश्चित किया गया कि इसका अधिकार क्षेत्र निश्चित किया गया कि इस क्षेत्र का अधिकार केवल यही करेंगे, उसके अलावा उनको क्षेत्र निर्धारित कर दिया था। प्रशासन, न्यायिक विभाग के अधिकारी क्षेत्र अस्पष्ट थे। प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र अस्पष्ट थे, मतलब किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या कहां से कहां तक का है। गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसी पर पूर्ण अधिकार दिए गए थे। विलियम पिट का इंडियन एक्ट 1784 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने, कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने एवं भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने के लिए उसके उद्देश्य से 1784 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट इंडिया एक्ट पारित किया था। कब किया था यह एक्ट पारित? 1784 ईस्वी में पिट इंडिया एक्ट पारित कराया गया। पिट इंडिया एक्ट की विशेषताएं, इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को एकाधिकार नियंत्रण का अधिकार दे दिया। नवीन कानून के अनुसार 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, मतलब इसमें 6 सदस्य बनाए गए और 6 सदस्य इसका नियंत्रण करेंगे। इस कार्य निर्देशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना तथा उसकी कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखना। भारत के सेना तथा लगन संबंधी मामलों पर इस 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण कराया गया। बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दे दिए। पूरी तरह से इनको अधिकार दे दिए कि ये नियंत्रण भी कर सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस प्रकार से वे इसका भली प्रकार से कार्य करने लगे। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके द्वारा भारत की कंपनी में आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया।
कि जो भी आक्रमण होते इसको नियंत्रण में लाया गया। इस एक्ट में कहा गया है कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है, लेकिन इसका पालन अंग्रेजों ने नहीं किया। 1784 ईस्वी के एक्ट गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गए। वह सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायपालिका के माध्यम से शासन का संचालन करता था। सिविल सर्विस का गठन। वारेन हेस्टिंग्स के पश्चात सन 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया और सन 1801 में की गई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में की गई। इसके माध्यम से सिविल सर्विस के सदस्यों को परीक्षण दिया गया तथा कुछ समय बाद प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। पहले यहाँ पर कलकत्ता में खोला गया और फिर कॉलेज ब्रिटेन में खोला गया। न्याय एवं कानून व्यवस्था। यहाँ की न्याय एवं कानून व्यवस्था है। किसी भी देश के शासन संचालन के लिए नियम कानूनों का होना आवश्यक है, जिनका अनुपालन सरकार एवं जनता द्वारा किया जाना जरूरी है। कानून एवं व्यवस्था, न्याय होना जरूरी है कि हम कुछ गलत कार्य करते तो उसके लिए हमको न्याय दंड देना चाहिए कि जो गलत कार्य करता है उसको दंड मिले। तो न्यायालय द्वारा कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाती थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत में संचालित कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की। प्रारंभ में, शुरुआत में तो उन्होंने हमारे जो कानून नियम बने थे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की और विवाह, उत्तरदायित्व संबंधी कानूनी रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों पर आधारित पुरातन कानूनों को यथावत चलने दिया। किंतु अंग्रेज और भारतीय में विवाद होने के बाद इसका निराकरण अंग्रेजी कानून से हो गया। पहले ये हमारे कानून के अनुसार चलता था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों और भारतीयों में विवाद होने के कारण हमारा निराकरण किसके अनुसार होने लगा? अंग्रेजी कानून के अनुसार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में जितने सुधार किए उन्हें एकमात्र सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता का नाम दिया गया। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा की व्यवस्था। हम थोड़ा मेन टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, भारत में शिक्षा की व्यवस्था। भारत में आधुनिक शिक्षा के आरंभ होने से पहले पाठशालाएं, मकतब और उच्च शिक्षा के लिए टोल, गुरु आश्रम तथा मदरसा होते थे। प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को स्थानीय भाषाएं में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों, पत्र लेखन, गणित पढ़ाए जाते थे। उच्च शिक्षा में मुख्यतः व्याकरण, भाषा, साहित्य, धर्म शास्त्र, तर्कशास्त्र, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का विशेष अध्ययन होता था। ईस्ट इंडिया के कंपनी के प्रारंभ समय में इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलन में थी। सन 1835 ईस्वी में सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की शिक्षा देने का निर्णय लिया। पहले हमारे शास्त्र द्वारा दिए जाने लगे थे और अब 1835 ईस्वी में विज्ञान की शिक्षा देने जाने लगी। इसके तहत अंग्रेज सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा खोले गए स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। पश्चिमी क्षेत्र शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस कारण कंपनी की नौकरियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों का अवसर मिला। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीयों और शेष भारतीयों के बीच दूरियां बढ़ गई। अंग्रेजी के संपर्क में आने वाले भारतीय आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीय, ब्रिटिश क्रांतियां और आधुनिक विचारों के संपर्क में आए। छापामार और संचार माध्यम में आए परिवर्तन के चलते उन्हें विश्व में हो रहे प्रमुख घटनाओं, आविष्कारों एवं जानकारी, जन विकास की योजनाओं से परिचित होने का अवसर मिलते गए। जो अंग्रेजी शिक्षा का शिक्षण करने लगे उनको सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे करके वे सारी चीजों को जानने लगे कि देश में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। इस प्रकार से सब जन की जानकारियां मिली है। सभी बच्चे
किताब में से पाठ को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो धन्यवाद बच्चों।